नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 के लेसन 2 से है, जिसका नाम उपभोक्ता का इष्टतम चयन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर तथा कीमत के अनुपात में समानता। छात्रों, पूर्व के वीडियो में हमने उपभोक्ता का बजट सेट और उसकी अवधारणा पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक उपभोक्ता अपने बजट सेट में से अपने इष्टतम का चयन यानी कि अपने संतुलन को कैसे प्राप्त करता है। इष्टतम यानी संतुलन। तो बजट सेट क्या होता है? बजट सेट वस्तुओं का वो संयोग होता है जो कि उपभोक्ता की आय में उपलब्ध रहता है और इसमें से वो किसी भी संयोग का चुनाव कर सकता है। अर्थात उपभोक्ता को अपने संतुलन या इष्टतम का चयन किस में से करना है? बजट सेट से करना है। तो चूंकि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता को एक युक्तशील व्यक्ति माना जाता है। युक्तशील व्यक्ति यानी कि विवेकशील व्यक्ति, जिसे कि अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है, और वो युक्तशील व्यक्ति इस बजट सेट से उसी संयोग का चुनाव करता है जिसे वो सर्वाधिक क्या देता है? अधिमानता देता है। अधिमानता यानी कि प्राथमिकता देता है। अधिमानता यानी प्राथमिकता, यानी कि उस समय उसके लिए जो चीज़ सर्वाधिक आवश्यक होती है उसे ही वो प्राथमिकता देता है, उसी को वो क्रय करता है। ये अधिमानता प्रायः अर्थशास्त्र में तटस्थता वक्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। तटस्थता वक्र को अन्य नाम भी हैं, जैसे कि इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व, अनाधिमान कर्व, और इसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर भी कहते हैं। तो छात्रों, उपभोक्ता की हमेशा ये समस्या रहती है कि अपने बजट सेट में से अनाधिमान वक्र या सीमांत प्रतिस्थापन दर की सहायता से अपने संतुलन बिंदु पर कैसे पहुँचे। तो आज के इस वीडियो में हम उपभोक्ता संतुलन, प्रतिस्थापन की सीमांत दर तथा कीमत के अनुपात में समानता के द्वारा समझने का, जानने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे पाठ 2 उपभोक्ता के व्यवहार एवं सिद्धांत में दिया हुआ है। तो हमारा मुख्य आज का जो टॉपिक है वो है उपभोक्ता संतुलन, अनाधिमान वक्र या सीमांत प्रतिस्थापन के द्वारा। सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो उपभोक्ता संतुलन तटस्थ वक्रों या प्रतिस्थापन की सीमांत दर द्वारा प्राप्त करने की 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त है, यानी कि उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करने के लिए ये स्थितियां आवश्यक होती हैं। पहली शर्त है प्रतिस्थापन की सीमांत दर या तटस्थ वक्र का ढाल और तटस्थ वक्र या आईसी इंडिफरेंस कर्व का ढाल किसके बराबर होना चाहिए? कीमत के अनुपात। कीमत अनुपात किससे बनती है? हमारी बजट रेखा से। ढाल एवं बजट रेखा का ढाल बराबर हो। इसे हम इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं, MRS बराबर PX/PY। MRS सीमांत प्रतिस्थापन की दर, सीमांत प्रतिस्थापन की दर MRS को कहते हैं। सीमांत प्रतिस्थापन की दर छात्रों क्या होता है? सीमांत प्रतिस्थापन की दर उसे कहते हैं जब एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपभोग करता है। यदि वो उनमें से किसी एक वस्तु का उपभोग बढ़ाना चाहता है तो जिस दर से दूसरी वस्तु
की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, उस दर को, उस त्याग की जाने वाली दर को सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। और Px/Py ये बजट रेखा या कीमत रेखा की ढाल होती है। तो संतुलन की पहली शर्त क्या है? सीमांत प्रतिस्थापन की दर यानी स्लोप ऑफ IC किसके बराबर होनी चाहिए? स्लोप ऑफ बजट लाइन BL या प्राइस लाइन, कीमत रेखा के बराबर होना चाहिए। दूसरी शर्त है IC वक्र या तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर हों। मूल बिंदु के उन्नतोदर होने चाहिए। अब IC वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर कैसे होता है, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक उपभोक्ता है, दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है। अब दो वस्तुएं मान लेते हैं, सेब और संतरा। तो अब वो सेब की अतिरिक्त इकाई लेने के लिए तैयार होता है। तो एक सेब के लिए वो कितने संतरे का त्याग करेगा या छोड़ने को तैयार होता है? एक सेब के बदले वो 4 संतरे छोड़ने को तैयार हो जाता है। अब दूसरा सेब, दूसरे सेब के लिए वो कितने संतरे बोलेगा? 3 या 2। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता, जैसा कि हम जानते हैं कि उपभोक्ता लालची होता है। लालची यानी कि उसका उद्देश्य अपने संतुष्टि को अधिकतम करना होता है। अधिकतम करना यानी कि जैसे जैसे वो अतिरिक्त इकाई प्राप्त करना चाहेगा, दूसरी वस्तु की इकाई का कम त्याग करना चाहेगा, यानी कि कम त्याग और अधिक संतोष। तो इस प्रकार से दूसरे सेब के लिए वो कम संतरे का त्याग करता है। इस प्रकार यहाँ पर एक वस्तु के बदले जब दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों कम त्याग किया जाता है, उसके कारण जो तटस्थ वक्र होता है वो उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर इस कारण क्योंकि पहले ज़्यादा त्याग फिर कम त्याग। तो IC वक्रों या अनादिमान वक्रों के अपने मूल बिंदु के उन्नतोदर होने का कारण होता है पहले ज़्यादा त्याग और फिर कम त्याग। MRS बराबर Px/Py। इस संतुलन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, यानी एक टेबल से या एक दी हुई स्थिति में उपभोक्ता इस संतुलन पर कैसे पहुंचता है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि दी हुई आय बराबर 60, X वस्तु की कीमत 12 रुपये और Y वस्तु की कीमत 6 रुपये। इस दी हुई परिस्थिति में एक उपभोक्ता संतुलन पर कैसे पहुंचता है, पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, फिर इस स्थिति को समझते हैं। 3, 4, ये 5 संयोग हैं जिनका, ये बंडल समूह जिनका कि उपभोक्ता चुनाव करता है। और इस संयोग पर उसका कीमत अनुपात क्या होता है? Px/Py। तो 12/6 कितना होगा? सॉरी, यहाँ पर Py 2 है। Py की कीमत, Y वस्तु की कीमत छात्रों क्या है? 2 है। तो Px/Py, तो 2 से 12 में भाग देते हैं तो कितना आता है? 6। और ये जो कीमत अनुपात है ये प्रत्येक संयोग पर क्या है? स्थिर है। MRS यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो कि घटती हुई है, 10, 8, 6, 4, 2। तो इस टेबल में इन दी हुई परिस्थिति में ये MRS हमें प्राप्त है, कीमत अनुपात है, और उपभोक्ता ने 5 संयोग का चुनाव किया है। तो हम देखते हैं कि MRS बराबर Px/Py जो कि उपभोक्ता के संतुलन की पहली शर्त है, वो हमें कहाँ प्राप्त हो रही है? पहली शर्त है कीमत अनुपात बराबर सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो वो हमें कहाँ प्राप्त हो रही है छात्रों? वो हमें तीसरे संयोग पर प्राप्त हो रही है। तीसरा संयोग जहाँ पर कीमत अनुपात 6 है और MRS भी 6
है, यानी कि कीमत अनुपात और एमआरएस दोनों तीसरे संयोग पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर पहली शर्त क्या हो रही है, पूरी हो रही है। पहली शर्त क्या है, एमआरएस बराबर पीएक्स बटे पी वाई, यानी कि ये तीसरा संयोग उपभोक्ता के संतुलन का संयोग है, यानी इस बंडल सेट पर उपभोक्ता को संतुलन प्राप्त हो रहा है। अब हम इसके पूर्व की स्थिति में देखते हैं कि जब एमआरएस बढ़ रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं पहले संयोग पर और दूसरे संयोग पर एमआरएस बढ़ रहा है, और इसके नीचे हम देखते हैं कि कीमत अनुपात की तुलना में एमआरएस कम है। तो जब एमआरएस ज़्यादा है तो उपभोक्ता को संतुलन या स्थिर क्यों नहीं वहाँ पर, क्योंकि जब एमआरएस ज़्यादा है यानी कि उपभोक्ता को संतुष्टि ज़्यादा प्राप्त होती है, तो संतुष्टि ज़्यादा प्राप्त होती है तो वो अधिक उपभोग करता है। यहाँ उसने उपभोग को बढ़ा दिया, और कीमत अनुपात स्थिर रहने पर उसको संतुष्टि ज़्यादा प्राप्त हो रही है तो अपने उपभोग को और बढ़ाएगा। इस प्रकार उपभोग की मात्रा बढ़ाने पर मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाती है, और वो संतुष्टि की दर गिरते गिरते एक स्थिति आती है जो कि कीमत अनुपात के बराबर हो जाती है, जैसा कि हम तीसरे संयोग पर देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जब कीमत अनुपात की तुलना में सीमांत प्रतिस्थापन की दर यानी कि एमआरएस कम है, तो यहाँ पर जब कम है तो कीमत अनुपात की तुलना में तो उपभोक्ता को संतुष्टि कम प्राप्त हो रही है। संतुष्टि कम प्राप्त होगी तो वो उपभोग की मात्रा में कमी करेगा। जब उपभोग की मात्रा में कमी करता है तो उसकी संतुष्टि क्या होती है, बढ़ती है। और इसी प्रकार से कीमत अनुपात की तुलना में चूँकि संतुष्टि अभी कम है तो धीरे धीरे वो अपनी उपभोग की मात्रा में कमी करता जाएगा, और कमी करने पर उसकी संतुष्टि की दर बढ़ेगी, और बढ़ने पर हम देख रहे हैं कि फिर वो तीसरा संयोग हमें प्राप्त हो जाता है जहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में आ जाता है, यानी एमआरएस बराबर पीएक्स बटे पी वाई। अर्थात वो बिंदु जब तक एमआरएस कीमत अनुपात से ज़्यादा है उपभोक्ता अपने उपभोग की मात्रा को बढ़ाता जाता है, और जब एमआरएस कीमत अनुपात से कम है तो अपने उपभोग की मात्रा में कमी करता है। और दोनों ही परिस्थितियों में यहाँ पर वो उस अपनी मात्रा में वृद्धि के द्वारा एक दर ऐसी प्राप्त करता है जहाँ पर कीमत अनुपात सीमांत प्रतिस्थापन दर के बराबर संतुष्ट के बराबर हो जाता है, और वही बिंदु उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु होता है। अब इसी टेबल को जब हम ग्राफ द्वारा दर्शाते हैं, यानी आईसी वक्र या तटस्थ वक्र, प्रतिस्थापन की सीमांत दर, इन वक्रों द्वारा उपभोक्ता संतुलन को कैसे प्राप्त करता है, तो इस टेबल को हम यहाँ ग्राफ पर दर्शाते हैं। ओ एक्स आधार रेखा खींचते हैं, ओ वाई क्षैतिज रेखा। यहाँ पर ये दोनों वस्तुओं के संयोग समूह यानी बजट सेट के आधार पर ये कीमत रेखा हमने ड्रा की, ये उसकी कीमत रेखा या बजट रेखा है। अब इस बजट रेखा पर तटस्थ वक्र यानी कि हमने अनादिमान वक्र, जो कि उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं के संयोग के उपभोग से संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है, ये है हमारा आईसी वक्र 1। अब ये क्या कहलाया, हमारा आईसी वक्र। तो दो वस्तुओं, अब हमारे छात्रों में देखते हैं कि जो संतुलन की पहली शर्त क्या है उपभोक्ता के संतुलन की, एमआरएस बराबर पी एक्स बटे पी वाई, यानी कि तटस्थ वक्र बजट रेखा का ढाल जहाँ पर बराबर हो, यानी वो बिंदु जहाँ पर तटस्थ वक्र आईसी कीमत रेखा को स्पर्श करती हो, तो वो हम देखते हैं वो बिंदु कौन सा है, ये वो बिंदु है जहाँ पर ये दोनों वस्तुओं के संयोग यहीं पर है। इसी बिंदु को उपभोक्ता का संकलन बिंदु कहते हैं, और इस बिंदु पर उसकी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। कैसे दोनों शर्त, पहली शर्त थी कि कीमत रेखा का ढाल और आईसी वक्र का ढाल बराबर हो, तो इस बिंदु पर
कीमत रेखा और आईसी वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। दूसरी शर्त है आईसी वक्र मूल बिंदु को उन्नतोदर हो। मूल बिंदु को उन्नतोदर, पहले वो सीमांत जो प्रतिस्थापन की दर है वो क्या है, पहले तेजी से गिरती है और फिर धीरे धीरे, यानी फिर उसमें गिरती है लेकिन कम दर से गिरती है। इस कारण से तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर है। तो इस बजट रेखा पर छात्रों, इसी बजट रेखा पे कई और अनादिमान वक्र भी पाए जाते हैं, यानी कि उपभोक्ता को संतुष्टि को प्रदान करने वाले कई और हैं जिन्हें वो संयोग को उनमें से चुन सकता है, तो जो कि उसकी बजट रेखा में ही आते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक आईसी वक्र और है जिसे हम IC2 नाम देते हैं, IC1 और IC2। तो IC2 वक्र पर दो बिंदु हैं जो कि कीमत रेखा को स्पर्श करते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं, जिसे हम नाम दे देते हैं B और C, तो इन दोनों बिंदुओं पर भी क्या उपभोक्ता को संतुलन प्राप्त होता है, क्योंकि जो पहली शर्त तो जो है वो भी पूरी हो रही है और दूसरी मूल बिंदु के उन्नतोदर भी है। तो क्या ये शर्त यहाँ पर उपभोक्ता को B और C पर संतुलन प्राप्त होगा? क्या इस बिंदु का उपभोक्ता चुनाव करेगा, इष्टतम चयन करेगा? छात्रों, इस बिंदु पर वो इष्टतम का चयन या संतुलन का चयन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने अनादिमान वक्र में हम ये जानते हैं कि अनादिमान वक्र जितने ऊंचे होते हैं उतनी ही अधिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस बजट लाइन पर एक दूसरा ऊंचा अनादिमान वक्र है IC2 के बदले IC1, और IC1 का जो A बिंदु है वो दोनों शर्तों को, प्रतिस्थापन की सीमांत दर तथा कीमत के अनुपात में समानता के द्वारा दोनों शर्तों को पूरी कर रहा है, यानी कि कीमत रेखा का ढाल और उसका ढाल दोनों बराबर है और इसके अलावा मूल बिंदु को उन्नतोदर भी है। तो जब उसे ऊंचा अनादिमान वक्र पर संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है तो वो नीचे अनादिमान वक्र के संतुलन बिंदुओं का चुनाव नहीं करेगा। इसके बाद कीमत रेखा के ऊपर के भी अनादिमान वक्र होते हैं, यानी कि जो उपभोक्ता को उनकी संतुष्टि को प्रदान करने वाले अनादिमान वक्र मौजूद होते हैं। तो ये है IC3, इसका हम नाम देते हैं। तो क्या इस पर भी जो बिंदु हैं उन बिंदुओं में से किसी का, इस बिंदु को हम D का नाम देते हैं, तो इस बिंदु का क्या उपभोक्ता इस बिंदु को संतुलन के लिए चुनाव करेगा? क्योंकि ये बिंदु तो IC1 से ऊंचा है, तो क्या इस बिंदु पर चुनाव करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस अनादिमान वक्र के जो संयोग हैं वो उपभोक्ता की आय में उपलब्ध नहीं है। आय में उपलब्ध, क्योंकि जो बजट रेखा है वो उपभोक्ता की आय के अनुसार बनती है, तो उसकी आय में ये वस्तु संयोग या समूह उपलब्ध नहीं है, इसलिए IC3 वक्र पर मौजूद संयोग का चुनाव उपभोक्ता नहीं करता है। तो छात्रों, हमने देखा कि उपभोक्ता अपने संतुलन बिंदु या अपने बजट सेट में से अपने इष्टतम का चयन प्रतिस्थापन की सीमांत दर तथा कीमत के अनुपात में समानता के द्वारा किस प्रकार करता है, यानी कि क्या वो शर्तें हैं या क्या वो तरीके हैं जिनके द्वारा वो चुनाव करता है, उस संयोग तक पहुंचता है। तो वो दो तरीके हैं, दो चीज़ है कि तटस्थ वक्र और बजट रेखा का ढाल जहाँ पर बराबर हो, और इसके अलावा IC वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर हो। इन शर्त जहाँ पूरी होती है वही बिंदु उपभोक्ता का इष्टतम बिंदु कहलाता है। छात्रों, आज हमने बजट सेट और बजट सेट से संबंधित अवधारणा के साथ साथ उस बजट सेट में उपभोक्ता की जो समस्या होती है अपने इष्टतम यानी अपने संतुलन का चयन, इसका विस्तार से चर्चा की। आशा है आपने इसको समझा होगा। अगले वीडियो में मांग के नियम और मांग वक्र के विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार छात्रों।